सो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हाइपर सेंसिटिविटी। अब हाइपर सेंसिटिविटी में हमने एलर्जी डिस्कस कर लिया, उसकी टाइप्स डिस्कस कर ली। फर्दर अब हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी क्लासिफिकेशन मेथड, कि हाइपर सेंसिटिविटी को हम कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, उसकी क्या क्या टाइप्स हैं, और उनकी फर्दर उनमें जो डिसऑर्डर्स होते हैं एलर्जिक, उसको भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 टाइप्स की हाइपर सेंसिटिविटी है। नंबर 1, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, जिसका अल्टरनेटिव नेम हम कहते हैं इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, कि जो एलर्जन जैसे ही बॉडी में एंटर होता है, फ़ौरन से इम्यून सिस्टम हमारा एंटीबॉडीज़ एंटीजेंस बनाना शुरू करता है, उसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू करता है। उसको हम कहते हैं इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, उसको एलर्जी भी कहते हैं। सेकेंड टाइप है, ये साइटोटॉक्सिक है, सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी डिपेंडेंट है। एंटीबॉडी डिपेंडेंट क्या होता है कि जब तक इम्यून सिस्टम हमारा एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएगा, उस एलर्जन से फाइट नहीं करेगा, तब तक वो हाइपर सेंसिटिविटी ट्रीट नहीं हो सकती। तो इसलिए उसको कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट। और इसमें जो है इम्यूनोग्लोबिन्स भी कुछ मीडिएट करती हैं इस रिस्पॉन्स को, लाइक IgM एंड IgG। तो ये इम्यूनोग्लोबिन हमारे इम्यून सिस्टम में पहले से प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट इनके फंक्शंस होते हैं, तो इसकी वजह से ये एरिया के हिसाब से स्पेसिफिक होती हैं। तो कुछ मीडिएट करती हैं एलर्जी को, लाइक IgE, और कुछ मीडिएट करती हैं ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट हाइपर सेंसिटिविटी को, जिसमें IgM और IgG होती हैं। और इसी तरह फर्दर नेक्स्ट थर्ड टाइप है, वो क्या है, वो कॉम्प्लेक्स बना देती है, इम्यून कॉम्प्लेक्स, और इसको हम कहते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़। ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनाती है कि जो एलर्जन होता है वो जाके प्रोटीन के साथ बाइंड कर देता है, और जब वो एंटीजन रिएक्ट करती हैं तो वो कॉम्प्लेक्स बना देती है, इम्यून कॉम्प्लेक्स, कि क्या होता है प्रोटीन पे जाके वो बाइंड हो जाती हैं एंटीजन्स, तो इसलिए इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाता है इम्यूनिटी का। इसमें क्या होता है, सीरम सिकनेस आ जाती है, कि इसमें जो डिसऑर्डर है मेन वो सीरम सिकनेस है, और ये किसकी वजह से मीडिएट होता है, IgG इम्यूनोग्लोब्यूलिन की वजह से मीडिएट होता है। तो इस तरह फोर्थ टाइप में क्या है, ये थोड़ी सी डिलेड रिस्पॉन्स होता है, लाइक 1 to 2 डेज़ के बाद रिस्पॉन्स शो करती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, DTH। और ये क्या होता है, एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट होती है और सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, कि सेल इसको मीडिएट करता है, एंटीबॉडी पे डिपेंडेंट नहीं होती है हाइपर सेंसिटिविटी। तो इसमें जो फर्दर आ जाते हैं डिसऑर्डर्स लाइक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, हम किसी भी चीज़ से, हमारा केमिकल से, किसी भी, जैसे हमने एलर्जी में पढ़ा था, कॉन्टैक्ट हो तो एलर्जिक रिएक्शन कॉज हो जाता है, इसी तरह इसमें कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस आ जाता है, वो भी ज्वेलरी की वजह से होता है, डिफरेंट केमिकल्स, ड्रग्स, फूड, वही एलर्जी से रिलेटेड ही है ये। ठीक है, जिसमें उसमें कॉन्टैक्ट एलर्जन था, इसमें कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस आ जाता है डिलेड टाइप में, और इसमें क्रॉनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन भी आ जाता है। लाइक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन क्या होता है, अगर किसी ने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है, मोस्ट कॉमनली किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है, तो वो तो पहले तो सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं ना, कि ये मैच हो रही है या नहीं हो रही, ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है या नहीं। उसके बाद जब सर्जरी हो जाती है, उसके बाद विदिन और 2 डेज़ इसमें एक रिएक्शन होने लग जाता है। यहाँ किसकी वजह से पता लगता है कि जो बॉडी है वो उस ऑर्गन ट्रांसप्लांट को एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो इसलिए कहते हैं क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, के जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसको हमारी बॉडी ही रिजेक्ट करने लग जाती है, कि उसके खिलाफ ही एंटीजेंस बना देती है। तो इसलिए ये भी जो है ये हाइपर सेंसिटिविटी में आता है। ठीक है, और ये डिलेड टाइप में आता है। और उसके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल का मतलब है हमारी बॉडी में मल्टीपल डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं, कि लाइक हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिस्टर्बेंस होने लग जाती है, हमारी स्पीच में प्रॉब्लम होने लग जाती है, हमारे थ्रोट में प्रॉब्लम होने लग जाती है, इसी तरह हमारे स्केलेटल मसल्स में प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो मल्टी मतलब डिफरेंट, बहुत सारे हमारी बॉडी में रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं, T सेल्स जो लिम्फोसाइट में होते हैं, हेल्पर T सेल्स जो होते हैं हमारे, ल्यूकोट्राइन्स पढ़ा है माइक्रोबायोलॉजी में, अभी नहीं पढ़ा आपने, सही, ये आगे आप चल के ये इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आइए, इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होती हैं और हेल्पर T सेल्स, ये 2 टाइप के होते हैं, TH1 TH2, तो वो आप लोग फर्दर पढ़ेंगे इसको। तो ये किसने की थी क्लासिफिकेशन, इंट्रोड्यूस कराई थी, कॉम्स एंड गैल ने। क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस हुई थी 1963 में। उन्होंने 4 टाइप्स डिस्कस की थी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, और उसकी सिवियरिटी के लिहाज से फिर उसमें एलर्जी में हे फीवर, लाइक हमने कल पढ़ा था कि हे फीवर आ जाता है। एनाफाइलैक्सिस, एनाफाइलैक्सिस क्या होता है, 2 टाइप का होता है, लोकल एनाफाइलैक्सिस भी होता है और सिस्टेमिक।
लोकल का मतलब क्या होता है, उस जगह पे स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी एलर्जी की वजह से, तो उसको हम कहेंगे लोकल एनाफाइलेक्सिस। उसमें एलर्जिक रनाइटिस आ जाता है, लाइक उसको हम रनी नोज भी कहते हैं कि हमारा नोज से मुसलसल फ्लूइड निकल रहा होता है, पानी निकल रहा होता है। और इसी तरह उसमें ब्रोंकियल एस्थमा, लाइक ये लोकल है ना कि एक साइड पे हो रहा है हमारी किसी भी, तो उसको ब्रोंक्यूल्स में हमारी जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, हमारी एयरवेज नैरो होना शुरू हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्रोंकियल एस्थमा। उसके बाद हाइव्स बनने लग जाते हैं, वो रेड रेड रिंकल्स बॉडी पे बनने लग जाते हैं, पैचेस बनने लग जाते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं, अगर हमने कोई एलर्जन इंजेस्ट कर लिया है। तो ये सब जो टाइप्स हैं ये लोकल एनाफाइलेक्सिस में आएंगी। और सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस में क्या आएगा, ये लाइफ थ्रेटनिंग कोई वो सिम्टम्स आने लग गई हैं कि हमारी बॉडी का पूरा सर्कुलेटरी और रिस्पायरेटरी सिस्टम ही कोलैप्स होने लग गया है, वो डिस्टर्ब होने लग गया है, तो वो क्या आएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आएगा। लोकल में एलर्जिक, ब्रोंकियल और हाइव्स थी, और सिस्टेमिक में क्या हो गया, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो गई है कोई, तो उसकी वजह से कि हमें जैसे किसी इंसेक्ट ने हमें काट लिया हो तो हमारी पूरी बॉडी में उसके खिलाफ एंटीजेंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं और रिएक्शन होने स्टार्ट हो जाता है। बीज, लाइक हमें बीज काट लेती हैं तो बहुत हमारी जगह वो स्वेल हो जाती है, रेड हो जाती है और पेन भी होता है बहुत। तो इस तरह ड्रग्स लाइक पेंसिलिन ले लेते हैं, हमने कल भी डिस्कस किया था, ये एलर्जी में भी होता है कि ड्रग्स में लाइक हमने ड्रग्स मिल्क के साथ ले लिए हैं या एग के साथ ले लिए हैं तो एलर्जिक रिएक्शन कॉज हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी होगा और फूड की वजह से भी होगा। ये जो फर्स्ट टाइप है इमीडिएट, ये आप समझ लें कि एलर्जी की ही समराइज़ की हुई है, क्योंकि फर्स्ट टाइप 1 हमने कल पढ़ा था कि एलर्जी में यूज़ होता है, क्योंकि एलर्जी ही कॉज करती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, अब नेक्स्ट है एंटीबॉडी मीडिएटेड, कि एंटीबॉडी से जो मीडिएट होकर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है वो आता है टाइप 2 में, और उसमें क्या आता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस। ये क्या होता है कि अगर हमारी मदर RH नेगेटिव है और जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है, और अगर कोई थोड़ा बहुत किसी भी वजह से रप्चर हो जाए फीटस और उसमें से जो है RH पॉजिटिव फैक्टर मतलब एंटीजन जो है वो रिलीज़ होने लग जाती हैं मदर की सर्कुलेशन में, उसकी वजह से मदर की सर्कुलेशन में वो रिलीज़ होती हैं, तो मदर की जो बॉडी है वो उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल लेती है, तो उसको नहीं पता होता कि ये फीटस का ही पार्ट है, लेकिन उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल लेती है क्योंकि वो सर्कुलेशन में एबनॉर्मली सर्कुलेट हो जाता है, तो उसकी वजह से उसके खिलाफ जो एंटीजेंस बनती हैं उसको हम कहते हैं कि ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस होने लगे कि उसका आपस में ही रिएक्शन हो जाता है मदर और फीटस का, तो ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। तो ये किस में आता है, टाइप 2 में सेल मीडिएट, क्योंकि सेल्स ही मीडिएट करते हैं बॉडी के, एक फीटस के और एक मदर के, तो इसलिए ये आ जाता है इसमें। इसको हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न भी कहते हैं, कि उसमें डिजीज़ क्या होता है, RH एंटीजन एक्सपोज हो जाती है रेड ब्लड सेल्स के साथ, और रेड ब्लड सेल जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यही लीकेज हो जाती है रेड ब्लड सेल की बॉडी मदर की सर्कुलेशन में, तो वे भी RH पॉजिटिव होता है और मदर RH नेगेटिव होती है, तो रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, डिवेलप करते हैं एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट RH एंटीजन, उसी एंटीजन के अगेंस्ट ही RH एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाते हैं, तो रिएक्शन हो जाता है, और ये क्या करती है, IgG मीडिएट करता है, एंटीबॉडीज़ जो है क्रॉस करती हैं प्लेसेंटा को और अटैक कर देती हैं फीटस पे, वही जो एंटीबॉडीज़ मदर बना रही होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके अंदर चली जाती हैं और उस पर अटैक कर देती हैं, लाइक पहले वो रप्चर होकर लीक होकर बाहर आती हैं, तो मदर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है और वही फिर प्लेसेंटा में एंटर हो जाती हैं और फिर फीटस पे अटैक कर देती हैं रेड ब्लड सेल्स पे, तो ये होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस। और नेक्स्ट इसमें एक और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आ जाता है, वो है मायस्थीनिया ग्रेविस। ये क्या होता है कि हमारे स्केलेटल मसल्स की वीकनेस हो जाती है, मेनली अपर बॉडी पार्ट्स में हमारे जो स्केलेटल मसल जो बोन्स के साथ अटैच होते हैं ना, उनकी वीकनेस होने स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या कर देते हैं, ये हमारी डिस्ट्रॉय कर देते हैं नर्व और मसल की कम्युनिकेशन को, आपस में जो कनेक्शन होता है उसको ख़राब कर देती हैं एंटीबॉडीज़, इसकी वजह से मायस्थीनिया ग्रेविस हो जाता है। मेनली हमारी आइज़ के मसल में, जो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में, जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉलंटरी वो होते हैं जो हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते मसल्स को, लेकिन वॉलंटरी कंट्रोल में ये ज़्यादा होता है, आइज़ में, माउथ में लाइक बोलना, थ्रोट में, गले में और लिम्स में, हमारी अपर लिम्स में, तो ये होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस एंड मायस्थीनिया ग्रेविस। ये किस में आ जाता है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में, जो है साइटोटॉक्सिक और एंटीबॉडी डिपेंडेंट। अब थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़। इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ बन जाती है, डिजीज़ कॉज हो जाती है, जिसमें आता है मेनली सीरम सिकनेस।
एंटीबॉडी क्या करती है, कॉम्प्लेक्स बना देती है एंटीजन के साथ, डैमेज करती है और सेल्स को डैमेज करती है और प्रोटीन की उस जगह पे, टिश्यू की जगह पे बाइंड हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, उसको हम कहते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर। उसमें सबसे मेन जो है वो सीरम सिकनेस आ जाती है। ये क्योंकि प्रोटीन्स की वजह से होती है। हमारी जो बॉडी में सीरम्स होते हैं उसमें जो एंटी सीरम होता है मेनली, उसके साथ जो बाइंड करके, और ये क्या करती है, ये एज अ फॉरेन पार्टिकल लेती है एंटी सीरम को, इसीलिए उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना देती है और वही जो सीरम सिकनेस कॉज कर देती है। इसमें एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है अगेंस्ट प्रोटीन्स, हमारी अपनी ही प्रोटीन के खिलाफ एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, उसको हम कहते हैं सीरम सिकनेस। और इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बाइंड कर जाती हैं उन टिश्यूज़ के साथ और कॉम्प्लेक्स बना देती हैं, इसको हम कहते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर। और ये क्या होता है, कैरी करती हैं ब्लड को, ब्लड में जाती हैं और डिपॉजिट हो जाती हैं हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे। तो क्या होता है, ब्लड वेसल्स की वॉल पे और हमारी किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलाई होते हैं, ग्लोमेरुलस के अंदर, उसमें भी ये डिपॉजिट हो जाती है जाके। तो इसकी कॉजेज़ क्या क्या होती हैं, हमें फीवर हो जाता है, हाइव्स हो जाती हैं, रेडनेस हो जाती है, और आर्थराइटिस हमारे जो मेन जॉइंट्स प्रॉब्लम है वो, और इसमें क्या है, यूरिन में हमारी प्रोटीन आने लग जाती है। उसके हमारी ये इंडिकेशन है कि हमें सीरम सिकनेस हो गई है। सीरम सिकनेस क्या है, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है जो कि टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है। क्लियर है। और आगे फर्दर 4th टाइप आ जाती है जो डिलेड है, डिलेड इम्यून रिस्पॉन्स है। तो वो उसमें क्या क्या आ जाता है उसमें टी सेल्स आ जाते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं एक्सपोजर ऑफ एंटीजेंस, वो एंटीजेंस को एक्सपोजर करते हैं, और ये डिलेड टाइप, DTH इसको कहते हैं, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। ये 2 टाइप्स की होती है, एक्सट्रिंसिक किसी भी बाहर के फैक्टर की वजह से, या इंट्रिंसिक के सेल्फ एंटीजन, सेल्फ खुद ही की वजह से, ऑन सेल्स की वजह से, बॉडी के उसकी वजह से हो जाती है। इसमें एक्सट्रिंसिक में कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस आ जाता है, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि स्किन के एक्सपोजर के लिए, क्योंकि किसी भी केमिकल से स्किन का एक्सपोजर हो जाता है, या कोई पर्सन एलर्जिक है किसी भी चीज़ से, केमिकल से, तो उसकी वजह से उसको कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो जाता है। लाइक ये कैटिकोल्स होते हैं प्लांट्स में, पॉइजन आईवी, ये हमने पढ़ा था, पॉइजन ओक, ये सारी जो अकड़े की वो होती है ना, एक्सुडेट होता है प्लांट का, वो पॉइजनस होता है ना बहुत ज़्यादा, आई में चला जाए तो बहुत सीवियर इन्फेक्शन कॉज करता है। तो इस तरह निकल मेनली हमारी ज्वेलरी में यूज़ होता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, उसकी वजह से हो जाता है। हम जो हेयर डाइज यूज़ करते हैं उसकी वजह से हो जाता है, और फर्दर ऑर्गेनिक केमिकल्स जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं उसकी वजह से भी कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो सकता है उन लोगों को जो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं, या अगर वो एलर्जिक हैं तो हो जाता है उनको। इंट्रिंसिक में क्या आ जाता है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, टी सेल्स जो होते हैं डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स की, जो कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन पेंक्रियाज में होते हैं, पेंक्रियाज के सेल्स होते हैं, उनकी क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। मेनली इनमें कौन से इन्वॉल्व होते हैं, CD8+ जो साइटोटॉक्सिक के सेल को ही टॉक्सिक एज अ टॉक्सिक लेते हैं कि ये टॉक्सिसिटी कॉज कर रहे हैं, तो उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। वो टी लिम्फोसाइट्स में होते हैं मेनली, और CD4+ हेल्पर टी सेल्स होते हैं। ये नाम होते हैं, ये एब्रीवेशन नहीं होती, वैसे ये नाम होते हैं कि सेल्स होते हैं, इनको हम क्लासीफाई करते हैं CD4, CD8, CD9 इस तरह। तो ये डिफरेंट सेल्स होते हैं, मेनली CD8 और CD4 जो हैं ये डायबिटीज़ मेलाइटस में इन्वॉल्व होते हैं। देन इसमें क्या होता है कि मल्टीपल सेक्लेरोसिस, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया, मल्टीपल सेक्लेरोसिस क्या होता है कि टी सेल्स क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं एक्सॉन्स, हमारे न्यूरॉन्स जो हैं उनकी माइलिन शीथ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसकी वजह से मल्टीपल सेक्लेरोसिस हो जाता है। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, इसमें अंदर ये यहाँ न्यूक्लियस होता है, ये बाकी सेल बॉडी, ये डेंड्राइट्स होते हैं, और ये जो है लूप नीचे की तरफ जो जा रही है इसको हम एक्सॉन कहते हैं, और इसके ऊपर ये कवरिंग होती है यहाँ पे, इसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। तो जो ये माइलिन शीथ होती है मल्टीपल सेक्लेरोसिस में टी सेल्स जो हैं इस पे अटैक करके इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइलिन शीथ को, उसकी वजह से हमारी सिम्टम्स आती हैं, कुछ सेंट्रल सिम्टम्स आती हैं लाइक फटीग, डिप्रेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे मूड में डिस्टर्बेंस आ जाती है हमारे। उसके अलावा विजुअल में डिप्लोपिया, मतलब हमें दो दो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, उसकी वजह से हो जाता है। और इसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस से कंडीशन है, वो हो जाती है कि हमें सही तरह से नज़र नहीं आ रहा होता।
और उसके अलावा स्पीच में हमें प्रॉब्लम होती है, हमें बोलने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि स्पीच के मसल्स जो हैं वो उनको इफ़ेक्ट करती है। उसके अलावा थ्रोट में डिस्फेगिया हो जाता है और बाकी भी हैं, लाइक स्केलेटल मसल्स को वीक कर देती है और ये यूरिनरी ट्रैक्ट में इसको रिटेंशन कर देती है यूरिन की, और कभी कभी एक्सेस यूरिनेशन हो जाती है, कभी कभी इनकन्वीनियंस होती है यूरिनेशन में, बोवल मूवमेंट्स में इनकन्वीनियंस होती है, हमें नीचे डिस्कम्फर्ट फील होता है तो उसकी वजह से हो जाता है। और सेंसेशंस होती हैं एबनॉर्मल सेंसेशन, लाइक हमें कुछ चुभा भी नहीं लेकिन अंदर अंदर से हमें सेंसेशन हो रही होती है, किसी ने प्रिक किया है, नीडल लगी है या पेन हो रहा है, इस तरह की सेंसेशन। ये सब कुछ जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आता है। क्लियर है? एक बार सारा ओवरव्यू कर लेते हैं कि किसने क्लासीफाई किया था इस हाइपर सेंसिटिविटी को, कॉम्स एंड गेल्ट क्लासिफिकेशन, और कब किया था? 1963 में। उसने क्या कहा था कि 4 टाइप्स होती हैं हाइपर सेंसिटिविटी की जो हमारी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज करती हैं। टाइप 1 कौन सी होती है? एलर्जी होती है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी उसको कहते हैं। और टाइप 2 कौन सी होती है? साइटोटॉक्सिक होती है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट होती है। एंटीबॉडी पे जो डिपेंडेंट होती है उसमें क्या आ जाता है? मेनली एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस, और वो मीडिएट कौन कर रहा होता है? IgG, इम्यूनोग्लोबिन जी। और उसके अलावा टाइप 3 में क्या आ जाता है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं हमारे प्रोटीन के साथ और वो टिश्यूज़ पे जाके डिपॉजिट हो जाती है, उसकी वजह से इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है। उसमें मेनली जो है सीरम सिकनेस आ जाता है क्योंकि हमारे एंटी सीरम के खिलाफ ही एंटीजन बनने लग जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या है हमारे अंदर सीरम सिकनेस हो जाती है और सीरम सिकनेस की वजह से ही हमारी ब्लड वेजल पे और ग्लोमेरुलस पे जाके डिपॉजिट हो जाती हैं एंटीजेंस, और उसकी वजह से ये मेन फीवर और हाइव्स और अर्थराइटिस और यूरिन में प्रोटीन आने लग जाती है। तो ये मेन इंडिकेशन होती हैं कि हमें सीरम सिकनेस टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है। टाइप 4 क्या है? ये डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी है, 2 to 3 डेज इसमें लग जाते हैं इसके सिम्टम्स शो होने में। इसमें मेनली कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस आता है कि हमने अगर कुछ पहना है तो उस वक्त तो हमें फील नहीं होगा, लेकिन जब हम उतार के रख देंगे उसके बाद ज्वेलरी के निशान पड़ जाते हैं, उसकी वजह से हो जाता है। और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, मेन कि कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, लाइक लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, 1-2 दिन तो वो स्टेबल रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा? उसको रिजेक्ट करने लग जाएगी हमारी अपनी ही बॉडी के, उसके खिलाफ एंटीजेंस बनाने लग जाएगी, तो ये बहुत स्वेयर और लाइफ थ्रेटनिंग होती है। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस हमारे डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं इससे। टाइप 1 में क्या आएगा? ये है मास्ट सेल, ये क्या करता है? हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन रिलीज करता है। ये कुछ ग्रैन्यूल्स भी होते हैं मास्ट सेल में, न्यूक्लियस भी होता है, और एलर्जन जो बाइंड करता है वो IgE पे, मीडिएटर पे बाइंड करता है IgE मीडिएटर है, उसके ऊपर जाके एलर्जन बाइंड कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है? क्विक एक्सपोजर टू आफ्टर एलर्जन, एंटीबॉडी मीडिएटेड IgE क्या होती है? सरफेस ऑफ बेसोफिल पे होती है और इफेक्ट करती है एलर्जन को, और उसको इनकाउंटर मतलब उसको किल करती है। उसके बाद मास्ट सेल जो हैं डिस्चार्ज करते हैं ये वाले ग्रैन्यूल्स, उसकी वजह से क्या होता है? एक्टिव एजेंट्स रिलीज होते हैं, फिर लोकल और सिस्टेमिक एनाफाइलैक्सिस के सिम्टम्स शो होते हैं कि कौन कौन क्या ये लोकल है या सिस्टेमिक है मैकेनिज्म इसका ये है कि मास्ट सेल पे ही सारा कुछ अटैच होता है, इसी में से ग्रैन्यूल रिलीज होते हैं, हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होती हैं, और एलर्जन जो है IgE पे बाइंड करता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन पे। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड में क्या था कि ये सेल को डैमेज करती हैं, एंटीबॉडीज़ की वजह से जो है सेल डैमेज हो जाते हैं हमारे, और सेल की सरफेस पे एंटीजन जाके बाइंड हो जाती हैं और पर्सन जो है वो प्रोड्यूस करने लग जाता है एंटीबॉडी, उसी के अपने सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने लग जाती हैं। इसको हम कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें वही एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस आ गया था कि प्रेगनेंसी में क्या है लीकेज हो जाती है RBCs की, कि RH पॉजिटिव बेबी है तो RH पे नेगेटिव मदर है तो मदर में एंटीजेंस पैदा होने लग जाती हैं और वो अटैक कर देती हैं फीटस पे। मायस्थीनिया ग्रेविस, ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वीकनेस ऑफ स्केलेटल मसल्स, और क्या है इनवॉलंटरी मसल्स पे अटैक करता है ये, आई, माउथ, थ्रोट एंड लिम्स पे। देन इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स बना देती हैं एंटीजेंस के साथ मिलके, उसके बाद क्या होता है? ये डैमेज कर देती हैं और डिपोजिशन कर देती हैं इन्हीं एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स की टिश्यूज़ के ऊपर।
तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो सीरम सिकनेस हो जाती है, जो कि उन्हीं प्रोटीन्स की वजह से कॉज होती हैं जो टिश्यूज़ पे डिपॉजिट हुई होती हैं, और ये प्रेजेंट होती हैं एंटी सीरम में, और ये एंटी सीरम इसको एज अ फॉरेन पार्टिकल्स लेता है। इसकी वजह से एक्टिव इम्यूनिटी डिवेलप हो जाती है उसी प्रोटीन के खिलाफ जो टिश्यू पे डिपॉजिट हुए होते हैं कॉम्प्लेक्स, उसी की वजह से सीरम सिकनेस हो जाती है हमें। फिर एंटीबॉडीज़, वही जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बाइंड कर जाती हैं और कॉम्प्लेक्स बनाती हैं और कैरी करती हैं उसी कॉम्प्लेक्स को ब्लड में और ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे और ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी पे उसको डिपॉजिट कर देती हैं। उसकी वजह से फीवर, हाइव्स, अर्थराइटिस और प्रोटीन इन यूरिन। फर्दर सेल मीडिएटेड क्या है, टेक डेज और 2 से 3 दिन लग जाते हैं इसमें। उसके बाद ये क्या है, टी सेल्स करते हैं इसका स्टिमुलेट करते हैं एक्सपोजर को टू एंटीजन। ये डिलेड टाइप होती है, एक्सट्रिंसिक हो जाती है बाहर से किसी फॉरेन पार्टिकल की वजह से, या इंट्रिंसिक सेल्फ पार्टिकल्स की वजह से ही हो जाती है। उसमें कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस आ जाता है, और इंट्रिंसिक में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आ जाता है, लाइक टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस की। किसकी वजह से होती है, टी सेल्स की वजह से, जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स को इन दी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन पैंक्रियाज, जो पैंक्रियाज में होते हैं। और इसी तरह CD8 जो है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, और CD4 हेल्पर टी सेल्स होते हैं, ये मीडिएट कर देते हैं इस रिस्पॉन्स को। और इसी तरह आगे मल्टीपल सेक्लेरोसिस, इसमें भी टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। जो टाइप 4 है इसमें मेनली टी सेल्स ही इन्वॉल्व होते हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स जो हैं टाइप 1, 2 और 3 में इन्वॉल्व होती हैं। टाइप 4 में टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें क्या होता है, ये अटैक कर देते हैं माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन पे। उसकी वजह से सारा हमारा जो बॉडी सिस्टम्स हैं उनको डिस्टर्ब कर देती है, हर जगह पे इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर देती है। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। एनी क्वेश्चन?